Now, what was the purpose of Government of India Act 1935 and what was its significance? पहला उसका पर्पस क्या था और बाद में उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ. एंड इट इज़ ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस, क्योंकि पर्पस सॉल्व करेगा तो सिग्निफिकेंट होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सिग्निफिकेंस मेनली 3 थे और उसके फिर आउटकम हम देखेंगे और उसके आगे हम उसके चेन ऑफ इवेंट्स 1939 ऑनवर्ड्स देखेंगे. सबसे पहले उसका सिग्निफिकेंस देखते हैं. ब्रिटिश प्रॉमिस्ड सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. ये उसका पहला प्रपोजल था ब्रिटिशर्स का कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हम आपको अपने गवर्नमेंट में कुछ रोल देंगे प्ले करने के लिए या कुछ रिप्रेजेंटेशन देंगे लेजिस्लेचर में. दूसरा था देयरफॉर ऑन दिस बेसिस इलेक्शंस, प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937. एंड थर्ड था द रियल पावर दैट इज डिफेंस एंड फाइनेंस स्टिल रिमेन्ड विद द ब्रिटिश. 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन होल्ड भी किया गया, लेकिन जो असली पावर था डिफेंस और फाइनेंस का डिसीजन मेकिंग पावर वो ब्रिटिशर्स के पास ही रहा. फॉर नेम्स एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दे दिया गया और उनको प्रोविंसेस में इलेक्शन लड़ने को कह दिया गया कांग्रेसमैन को. अब इसका आउटकम ऑफ इलेक्शन ऑफ 1937 क्या था? क्योंकि लोग तो कांग्रेस को ही फेवर करते थे, इसलिए 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस वन विथ ह्यूज मेजॉरिटी. इन 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस में जहाँ पे इलेक्शन हुआ था वहाँ उनमें से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर was made and Congress naturally sweep the poll and British governor was over it, like the overall power was in the hands of British governor and under him the prime minister was from the Congress party. Then Congress rejected Muslim League's offer to form government in UP and therefore Muslim League lost faith in Congress. ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे जिसका रिपरकशन हम बाद में देखेंगे कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग ने यूपी, जिसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, बाद में उत्तर प्रदेश उसका नाम हो गया, वहाँ पे मुस्लिम लीग ने ऑफ़र किया कांग्रेस को कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी 8 प्रोविंसेस में लीड कर रही थी और इस वजह से मुस्लिम लीग को शक होने लगा कांग्रेस पे और उसका जो विश्वास था वो डगमगा गया कांग्रेस के प्रति. सेकेंड वर्ल्ड वॉर सितंबर 1939 में ब्रोक आउट 2 years आफ्टर द प्रोविंशियल इलेक्शन. 37 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ, 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और गांधी और नेहरू जो थे वो नाजी और हिटलर के अगेंस्ट थे और गांधी ने प्रॉमिस किया कांग्रेस का सपोर्ट ब्रिटिश को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. लेकिन कंडीशन क्या रखा गांधी ने कि अगर हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करेंगे तो बदले में ब्रिटेन वुड ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ये एक बहुत बड़ा कंडीशन गांधी ने रखा था, लेकिन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ गो जो था 13 अक्टूबर 1939 में ही डिस्कस्ड विद गांधी एंड रिफ्यूज्ड दिस प्रपोजल. गांधी को मना कर दिया गया कि नहीं, हम ये प्रपोजल नहीं मानेंगे, हम कोई प्रॉमिस नहीं करते कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद हम आपको पूरी आज़ादी दे देंगे. इस वजह से कांग्रेस मिनिस्टर जो थे वो काफ़ी दुखी हो गए, काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने अक्टूबर 1939 को रिज़ाइन कर दिया अपने प्रोविंशियल सीट्स पर से जो वो जीत के आए थे 1937 के इलेक्शन में. अब क्या हुआ 1939 के बाद 1940-41 में सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह वर started to pressurize British for independence by Congress. ये था पूरा आपका 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेके 1941 तक का चेन ऑफ इवेंट जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आउटकम के साथ आगे प्रोसीड हुआ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड द स्ट्रगल बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन चेंज इनटू अ 3-way स्ट्रगल अमंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड ब्रिटेन इन 1940. हमने देखा 1937 के इलेक्शन में यूपी में कांग्रेस ने रिफ्यूज़ कर दिया था मुस्लिम लीग को कोलिशन पार्टी बनाने के लिए और उस वजह से मुस्लिम लीग का जो विश्वास था वो डगमगा गया था. दे हैड स्टॉप्ड बिलीविंग इन कांग्रेस इंटेंशंस. उसी में फिर उसके बाद से मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस वर्सेस ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये 3-way स्ट्रगल शुरू हो गया था उसके बाद से 1940 में. 1940 में क्या था? इन मार्च 1940
Muslim League passed a resolution committing itself to the creation of Pakistan, a separate nation. पहली बार 1940 मार्च में जो सेशन में मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया दैट वी वांट पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन. मुस्लिम लीग हैड चैलेंज्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस in November 1931 as it was concerned about Muslim minority. As I told you before कि इसमें गांधी को पहले ही चैलेंज किया था मुस्लिम लीग ने सेकेंड आरटीसी में कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी के को रिप्रेजेंट नहीं करते थे. फिर 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस रिफ्यूज्ड मुस्लिम लीग टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ in UP, and Muslim League lost faith in Congress. Now the struggle was among British Congress and Muslim League. Labour members of British Parliament were sympathetic to Indian demand, but Conservative Party Prime Minister Churchill did not agree to India's independence. ये एक बहुत बड़ा रास्ते का पत्थर या रोड़ा था कि प्राइम मिनिस्टर जो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल जो था 1945 तक, जिसको वॉर प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम कोई गारंटी नहीं दे रहे कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. लेकिन उनकी जो लेबर पार्टी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो इंडिया के डिमांड की तरफ सिंपैथेटिक थी. और एज आई टोल्ड यू प्राइम मिनिस्टर चर्चिल बिलोंग टू कंजर्वेटिव पार्टी. इन सारे डेवलपमेंट के बीच में 1940-41 का जो डेवलपमेंट था जो हमने अभी डिस्कस किया, उसमें मार्च 1942 में एक और डेवलपमेंट हुआ क्रिप्स मिशन के रूप में. क्वेश्चन है, व्हाई वाज क्रिप्स मिशन सेंट टू इंडिया? मार्च 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स वाज सेंट टू इंडिया टू ट्राई फॉर कॉम्प्रोमाइज विद गांधी एंड कांग्रेस. जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद जब कोई प्रॉमिस नहीं मिला गांधी को, तो कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था अपने प्रोविंशियल सीट्स पे. लेकिन फिर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया कि गांधी से जाके बात करें और मनाने की कोशिश करें. तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे क्रिप्स मिशन के, या जो प्रोविजंस थे, या जो एम्स थे क्रिप्स मिशन के, वो क्या थे? टू सिक्योर असेंट फॉर फ्रेश प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डिमांड बाय ब्रिटिश, फ्रेश अटेम्प्ट टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय ब्रिटिश, एंड इन एक्सचेंज कांग्रेस एंड गांधी वर प्रॉमिस्ड अनदर इलेक्शन and self-government, that is dominion status after Second World War. और कांग्रेस का क्या डिमांड था? An Indian would be appointed as a defense member of Executive Council, but British refused, and Cripps Mission also failed. क्रिप्स मिशन में क्या क्या मांगा था ब्रिटिशर्स ने? सबसे पहले कि फ्रेश प्रपोजल हम भेज रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए. इंडियन कोऑपरेशन चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को, इसके लिए. और कांग्रेस और गांधी को प्रॉमिस किया गया कि इलेक्शन के एक अनदर इलेक्शन होगा. 1937 का इलेक्शन तो फेल हो गया था इनका उसके बाद, और मतलब उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए थे उस वजह से 1937 का इलेक्शन मीनिंगलेस हो गया था. इस वजह से नया इलेक्शन प्रॉमिस किया गया और ये कहा गया कि उसके बाद हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस यानी सेल्फ गवर्नमेंट देंगे. सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या था? जो सुपर पावर होगी या जो उनके ऊपर जो मेन पावर होगी वो ब्रिटिशर्स की होगी, और विद इन अंडर द ब्रिटिश दे विल हैव अ सेल्फ गवर्नमेंट. और कांग्रेस ने डिमांड किया कि जो आप काउंसिल क्रिप्स मिशन में जो काउंसिल बना रहे हैं उसमें एक डिफेंस मेंबर होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन. लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिफेंस के मामले में इंडियन का पार्टिसिपेशन मना कर दिया. इस वजह से अगेन द टॉक्स फेल्ड. और रिजल्ट क्या हुआ? ऑन 9th August 1942 गांधी कॉल्ड फॉर a major movement and he launched Quit India movement, the third major movement against the British. After the failure of Cripps mission, both Congress and Muslim League दोनों ने क्रिप्स मिशन को रिफ्यूज कर दिया अपने अपने ग्राउंड में. अगर आपसे ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाए या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट वाज द रीजन फॉर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू रिफ्यूज ब्रिटिश प्रपोजल? तो कांग्रेस का क्या था? कांग्रेस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट राइट टू ऑप्ट आउट ऑफ फ्यूचर union by Muslim League, and Muslims supported British at war. So both rejected Cripps mission on their own conditions.
अब आता है हमारा 7th सेगमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट को. क्विट इंडिया मूवमेंट विच वॉज कॉल्ड ऑन 9th August 1942. Question will be describe the Quit India movement. The date was 9th August 1942. Reason था failure of Cripps mission in March 1942. इसके फीचर्स थे all leading Congress members and Gandhi were jailed. Younger activists took over the movement, for example Jayaprakash Narayan, Aruna Asaf Ali, etc. Then most active members were socialist members of Congress like Jayaprakash Narayan. और इसका बहुत बड़ा रिपरकशन हुआ था सतारा और मेदिनीपुर में. सतारा महाराष्ट्र वेस्टर्न इंडिया में और मेदिनीपुर ईस्टर्न इंडिया में, जहां इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट प्रोक्लेम कर लिया गया था विद इन दैट पीरियड. और ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या था? दे टुक 1 year टू क्रश दीज टू मूवमेंट. नाउ हाउ वॉज क्विट इंडिया जेन्युइनली अ मास मूवमेंट? अच्छा, बिफोर दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू कि सतारा और मेदिनीपुर का जो पार्ट है ये आपको सोर्स में भी आएगा when we discuss the set of questions. ब्रिटिश रिस्पॉन्स था, उसको क्रश करने में 1 साल लगा. फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ वॉज क्विट इंडिया जेन्युइनली अ मास मूवमेंट? वाई? बिकॉज इट ब्रॉट टुगेदर hundreds and thousands of ordinary Indians, स्पेशली एनकरेज द यूथ टू पार्टिसिपेट. वो यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत रिमार्केबल था इस क्विट इंडिया मूवमेंट में. दे क्विट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड जॉइंड द मूवमेंट. मोस्ट ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया हैड जॉइंड द मूवमेंट. और मुस्लिम लीग का क्या रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स क्विट इंडिया मूवमेंट? जिन्ना एंड अदर मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग ट्राइड एक्सपैंडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन पंजाब एंड सिंध प्रोविंस. यहाँ गांधी और कांग्रेस ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए, उनको पावर से निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. और वहाँ धीरे धीरे जिन्ना जो था वो मुस्लिम लीग के साथ मिलके पंजाब और सिंध का जो प्रोविंस था वहाँ पे ही वॉज ट्राइंग टू एक्सपैंड हिज इन्फ्लुएंस एंड पावर, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी. तो वो मुस्लिम्स में बेसिकली कोशिश कर रहा था कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दे. फाइनली व्हाट हैपेंड इन जून 1944? गांधी रिलीज फ्रॉम जेल, हेल्ड सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद जिन्ना टू कीप मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस यूनाइटेड. अभी भी लास्ट अटेम्प्ट गांधी कर रहे थे जब जेल से उनको छोड़ा गया आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट 1944 जून में. फाइनली जब उनको छोड़ा गया तो वो फिर जिन्ना से और कांग्रेस से मिलके, मुस्लिम लीग से मिलके मीटिंग्स कर रहे थे कि दोनों जुड़ के रहे, क्योंकि जिन्ना के मन में आ गया था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. नाउ यू एज आई टोल्ड यू, पेज 363 पे बॉक्स पे सतारा 1943 पे आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा. सिंस लेट 19th century नॉन ब्राह्मण मूवमेंट opposed caste system and landlordism in Maharashtra and they joined national movement in 1930. ये था सतारा का सिनेरियो. और उसके बाद 1943 में प्रति सरकार बनाया इन्होंने, पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप बाय यूथ ऑफ सतारा 1943 to 46, 3 साल के लिए. और सेवा दल, वॉलेंटियर्स एंड ऑल्सो कॉल्ड तूफान दल. तो ये आपका आंसर्स होगा जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू सतारा. And the area was dominated by Kunbi peasants. They did constructive work. They were supported by Dalits and they also ran People's Court, जो वो 3 साल के लिए जब उन्होंने अपना गवर्नमेंट सेटअप किया था तो उसके बाद का ये सिनेरियो था. और प्रति सरकार जो था दैट फंक्शन टिल 1946. इसमें क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने इसको रिप्रेस किया, इसको क्रश किया, और कांग्रेस ने इसको डिसअप्रूव किया क्योंकि इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम कांग्रेस पार्टी. देन इन प्रोविंशियल इलेक्शन of 1946 as promised by the British government under Cripps mission, provincial election was held in 1946 and its outcome was various. तो इसमें हम questions जो attempt करेंगे वो how will we frame the question? First है, how did 1946 provincial election indicate political polarization, or partition of India was a result of political polarization of 1946 comment, or bring out the recommendations which proved futile to keep India united and avoid partition, or what was the direct action day? इन चारों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946 और उसका आउटकम लिखना होगा. तो आंसर विल बी 1946 जनवरी प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड अगेन and result was Congress won general category but Muslim League, ये एक बड़ा
रिमार्केबल सी चीज़ थी कि मुस्लिम लीग वन इन मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स। दिस लेड टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पहले वाले 1937 में क्या था, मैक्सिमम सीट्स जो थी, मैक्सिमम प्रोविंसेस थी, दैट एज आई टोल्ड यू 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस वर वन बाय कांग्रेस, तो स्वीप कर गया था। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे उसमें मुस्लिम लीग जीती और जनरल कैटेगरी में सब जगह कांग्रेस जीती। दिस लेड टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन। As a result, 1946 24th March कैबिनेट मिशन was sent to India। और प्रपोजल क्या था कैबिनेट मिशन का? आफ्टर दिस पोलराइजेशन 3-member कैबिनेट मिशन was sent to end this डेडलॉक बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। दोनों अपने अपनी जगह पे अड़े हुए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, क्योंकि दोनों के पास अब मेजोरिटी अपने अपने एरिया में आ चुकी थी। सो कैबिनेट मिशन प्लान के जो 3 मेंबर्स थे उन्होंने क्या कोशिश करी, इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के डेडलॉक को खत्म करने की, एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कांग्रेस लीडरशिप, टू मेक बोथ पार्टी एग्री ऑन फेडरल सिस्टम एंड टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान का प्रपोजल था कि कांग्रेस को किसी तरह से मना के पावर ट्रांसफर कर दिया जाए, उनके दोनों को एग्री करा दिया जाए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को, फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए, और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर जो है इंडिया का उसको डिसाइड कर लिया जाए, उसको एक शेप दे दिया जाए। अब देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान का आउटकम क्या था। 2 मेजर आउटकम, बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू एग्री, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए थे, तो दोनों ने मना कर दिया कि वी डू नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल, एंड मिशन फेल टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट एज अ रिजल्ट। और उसके बाद जिन्ना का कॉल आया डायरेक्ट एक्शन डे का, 16 अगस्त 1946, अनदर वेरी डार्क डे फॉर इन इंडियन हिस्ट्री। जिन्ना कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? राइट्स वर ब्रोक in Calcutta, violence spread to rural Bengal, Bihar, UP and Punjab, and both Hindu and Muslims suffered in each other's hand। बहुत बुरा हाल हुआ, कैलकाटा में राइट्स ब्रेक आउट हो गए, उसका और रिपरकशन जो था वो बिहार, यूपी, पंजाब, बंगाल में आया, और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों को सफ़र करना पड़ा। और उसके बाद आया 3 जून 1947 में माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान के प्रोविजंस या फीचर्स क्या थे? फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवल जो था वो रिप्लेस हो गया, लॉर्ड माउंट बैटन वॉज मेड वाइस रॉय, एंड ही कॉल्ड फॉर फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स। तो पहला प्रोविजन क्या था? ही वॉज सेंट, माउंट बैटन वॉज सेंट टू इंडिया टू कॉल फॉर फाइनल राउंड ऑफ टॉक बिटवीन कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिशर्स, which again proved inconclusive and it failed. Finally, Mountbatten announced 2 things. One, transfer of power to India on 15th August 1947, and second, partition of India. इस तरह से जो partition of India था वो inevitable दिखाई देने लगा, और फाइनली जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों नहीं माने अपने अपनी जगह से हटने के लिए, तो इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ाद कर दिया गया। अब हम आते हैं अपने 8 सेगमेंट की तरफ, जिसमें 2 मेजर चीज़ पार्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। पहला, गांधी का जो बिहेवियर या गांधी का जो एक्शन था ऑन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, और उसके बाद फाइनली गांधी का असैसिनेशन। क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड गांधी ऑब्जर्व द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1947? गांधी ने ना तो पार्लियामेंट में आके पार्टिसिपेट किया बाकी कांग्रेसमैन के साथ, ना वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बिकॉज पार्टीशन ऑफ इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो क्या किया फिर गांधी ने? गांधी वेंट टू कैलकाटा, ही केप्ट अ 24 आवर्स फास्ट। सितंबर अक्टूबर 1947, अकॉर्डिंग टू डीजी तेंदुलकर जो उनके बायोग्राफर थे गांधी के, ही रोट, गांधी वेंट टू हॉस्पिटल्स, रेफ्यूजी कैंप्स, गांधी अपील टू ऑल टू बी टॉलरेंट, फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन पीस। लोगों से घूम घूम के अपील करते रहे, मुस्लिम से, हिंदू से शांति से रहने के लिए, अपने पास्ट को भूल जाने के लिए, लड़ाई झगड़ा भूल जाने के लिए, और हॉस्पिटल, रेफ्यूजी कैंप जैसी जगहों पे जाके लोगों को नर्स करने लगे। गांधी के इस एफर्ट की वजह से जो इंडियन कैबिनेट था उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी,
और जो इंडियन कैबिनेट ने एक और चीज़ रिजेक्ट की वो था टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना। टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना क्या था, जिसके तहत जिन्ना ने ये डिक्लेयर किया था कि हिंदू एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट एंटिटी, दे कैन नॉट लिव टुगेदर इन वन कंट्री, सो दे नीड टू सेपरेट कंट्रीज। उसको टू नेशन थ्योरी कहा गया। इंडियन कैबिनेट जो था उसने प्रॉमिस्ड किया इंडिया टू बी डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर स्टेट एंड गिविंग फुल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। तो ये गांधी के एफर्ट की वजह से ये 2-3 डेवलपमेंट हुए इंडियन कैबिनेट में। एक तो माइनॉरिटीज़ को राइट्स दी गई, स्पेशल राइट्स, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, और इंडियन कैबिनेट ने आपस में कन्वीन करके प्रॉमिस किए इंडिया को डेमोक्रेटिक और सेक्युलर बनाने के लिए और सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करने के लिए। उसके बाद गांधी शिफ्ट हो गए फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, और यहाँ से वो पंजाब जाना चाहते थे। आफ्टर कैलकाटा गांधी शिफ्टेड टू दिल्ली एंड ही इंटेंडेड टू गो टू पंजाब। लेकिन जो दिल्ली में रेफ्यूजीज आए थे पंजाब से या पाकिस्तान की तरफ से, दे स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग रीडिंग ऑफ कुरान इन गांधीज प्रेयर मीटिंग। गांधी की आदत थी हर शाम को प्रेयर मीटिंग बुलाने की, लोगों के साथ बैठ के प्रार्थना करते थे। शुरू से उनका ये एक प्रैक्टिस था, अभी भी वो यही कर रहे थे, और उसमें सब धर्म के ग्रंथों को पढ़वाते थे वो। जिसमें जो रेफ्यूजी आए थे दिल्ली में, जो हिंदू रेफ्यूजीज थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट करना शुरू किया गांधी को कि कुरान नहीं पढ़ी जाएगी, और उन्होंने गांधी को क्रिटिसाइज़ किया फॉर नॉट स्पीकिंग फॉर हिंदू एंड सिख सफरिंग्स। तो वहाँ के रेफ्यूजीज़ को लगता था कि गांधी जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम के फेवर में बोल रहे हैं, हिंदू और सिख के लिए नहीं बोल रहे, इसलिए उनको क्रिटिसाइज़ करने लगे। बट अकॉर्डिंग टू डी जी तेंदुलकर, अगेन उनके बायोग्राफर जो लिखते हैं उनके हिसाब से, गांधी वॉज वरीड फॉर ऑल कम्युनिटीज़ बट वॉज सैड अबाउट मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली, क्योंकि वो देख रहे थे कि दिल्ली में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, उनकी माइनॉरिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे उस सिचुएशन से। जबकि डीजी तेंदुलकर क्लेम करते हैं कि गांधी को सबकी चिंता बराबर थी। गांधी ने अपील किया इंडियंस को टू वर्क कलेक्टिवली एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, यानी इंडिया को पाकिस्तान का और पाकिस्तान को इंडिया का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये गांधी की मंशा थी अकॉर्डिंग टू डीजी तेंदुलकर। फाइनली ऑन 30 जनवरी 1948 ये सब प्रेयर मीटिंग्स और ये सब परसुएशन प्रैक्टिसेस सब चल रहा था। उसी बीच में 30 जनवरी 1948 को गांधी वॉज शॉट डेड बाय a Pune-based Brahmin who was also editor of newspaper Extremist Hindu, as he was called, and who blamed Gandhi to be Muslim appeaser. His name was Nathuram Godse. He killed Gandhi on 30th January 1948. और गांधी का शॉट डेड होना या असैसिनेट होना, और एकदम से जो राइट्स थे वो एक तरह से हॉल्ट पे आ गए। एकदम से सब लोग स्टेट ऑफ शॉक में आ गए, पूरे इंडिया के लोग। और जो कंडोलेंसेस आए थे वर्ल्ड फिगर्स के तरफ से, उसमें जो बहुत प्रोमिनेंट नेम्स हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बहुत बड़े, एज यू ऑल नो अबाउट हिम, अ ग्रेट साइंटिस्ट, एंड जॉर्ज ऑरवेल जैसे लीड पर्सनालिटीज़ का कंडोलेंस मैसेज आया था गांधी के डेथ के बाद। तो यहाँ तक हमने गांधी के डिफरेंट मूवमेंट्स, उनकी पर्सनालिटी, उनका मास मूवमेंट, एक नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट करना, उनके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट थे उनके मूवमेंट के, या इंडिया में जो सिचुएशन थी उस समय, और फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस उनका परसुएशन सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, और उनका असैसिनेशन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये जितना कुछ भी हमने अभी तक समझा है, पढ़ा है, उसको जानने के लिए जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने सेगमेंट 9th में। सो सेगमेंट 9th विच विल बी आवर फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर। Segment 9 deals with sources of history to know about Gandhi. The various sources of history that are used are newspaper, public voice, private letters, official reports, biographies and autobiographies. तो ये 5 तरह के सोर्सेज यूज़ किए हैं हिस्टोरियंस ने गांधी के बारे में और अधिक से अधिक जानने के लिए। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर। क्वेश्चन 4 आप देख सकते हैं, वाई आर न्यूज़पेपर्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी।
इसमें सबसे पहले टाइम मैगजीन को हम कोट करेंगे एज एग्जाम्पल, इट विच वंस मॉक्ड फिजिकल अपीयरेंस एंड आइडिया ऑफ गांधी, क्योंकि गांधी बहुत देखने में वेल बिल्ट नहीं थे, बहुत ज़्यादा गोरे नहीं थे, बहुत ही उनकी कॉमन सी पर्सनालिटी थी, इस वजह से उनको मॉक किया गया था और उनकी आइडियोलॉजीज़ को भी हंसी उड़ाई थी टाइम मैगजीन ने. नाउ आफ्टर हिज असैसिनेशन, आफ्टर गांधीज असैसिनेशन, द सेम मैगजीन वॉज कंपेयरिंग हिज मार्टरडम, उनकी जो शहादत थी उसको अब्राहम लिंकन, जो उनके वन ऑफ द ग्रेट उनके प्रेसिडेंट रह चुके थे, उससे उन्होंने कंपेयर किया. फॉर हिज बिलीफ इन इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड एंड फ्रेंडशिप पॉसिबल अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ. तो गांधी के जो दो विश्वास थे, पहला उनको विश्वास था कि हर एक इंसान बराबर होता है, और दूसरा कितने भी इंसान डाइवर्स हो अपने आपस में वो फ्रेंडशिप के साथ यानी दोस्ती के साथ यानी भाईचारे के साथ रह सकते हैं. तो ये जो दो आइडियोलॉजीज थी गांधी को, उसको टाइम मैगजीन ने काफ़ी अप्रिशिएट किया. उसके अलावा न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश एंड रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री टू नो अबाउट गांधी. वाई? बिकॉज इट ट्रैक्ड गांधीज मूवमेंट, इट रिपोर्टेड गांधीज एक्टिविटीज़ बोथ पोलिटिकल एंड सोशल एंड पीपल्स ओपिनियन अबाउट गांधी. तो ये रेगुलर न्यूज़पेपर्स जो थे वो छापते रहते थे गांधी के बारे में, लोगों के बारे में, जो गांधी के बारे में उनका व्यू था. बट दीज रिपोर्टिंग कुड बी बायस्ड. ये हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर अगर वो गांधी के फेवर में थे तो उनके बारे में ज़्यादा अच्छा लिखते थे, और अगर वो अगेंस्ट थे तो उनकी क्रिटिसिज्म ज़्यादा लिखते होंगे. इस वजह से उनको बायस माना जा सकता है. एक तरह से जिसको हिंदी में पक्षपात कहते हैं, उनको माना जा सकता है. और इसलिए वी हैव टू रीड दीज सोर्सेज वेरी केयरफुली. Why? What is the reason? Because they reflect the fear and anxiety of officials. Fear और anxiety of officials कौन? ब्रिटिश ऑफिशियल जो उस समय मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, उसके ऊपर नज़र रखे हुए थे. वो समय समय पर जब पब्लिक बहुत ज़्यादा गैदर हो जाती थी तो डर जाते थे या बहुत एंग्जाइटी में आ जाते थे कि किस तरह से कहीं कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए. और एक और रीज़न था, they were published as the events were reported, that ideas were shaped. जो ऑफिशियल अपने आइडियाज़ देते थे मूवमेंट्स के बारे में, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पब्लिश भी किया जा था. इसलिए उनको रीड करना एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री काफ़ी ज़रूरी है, केयरफुली रीड करना. सेकेंड जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो पब्लिक वॉइसेस है. पब्लिक वॉइस में क्या है? स्पीचेस ऑफ गांधी विच अलाउ अस टू हियर हिज पब्लिक वॉइस, हिज एक्सप्रेशन, हिज इमोशन, हिज रेटोरिक, जो भाषण है. और वो सारे एक्सटेम्पोर होते थे. अगर आप उस समय के रिकॉर्डिंग्स देखिए गांधी की, तो वो एक्सटेम्पोर बोलते थे माइक पे, और उनका उस समय का जो इमोशन होता था, जो पब्लिक के लिए उनकी फीलिंग होती थी, जो उनका एक्सप्रेशन होता था, वो उनके रेटोरिक यानी उनके भाषण में झलकता था. थर्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन 9 बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी अगर हम देखें, या सोर्स 7 देखें, तो प्राइवेट लेटर्स के बारे में है. तो प्राइवेट लेटर्स ऑल्सो प्लेड अ वेरी मेजर पार्ट एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री टू नो अबाउट गांधी. कैसे? ग्लिम्स ऑफ प्राइवेट थॉट्स आर फाउंड हियर. एंगर, पेन, होप, एंग्जाइटी अगेन एक्सप्रेस्ड इन दीज लेटर्स. लैंग्वेज ऑफ लेटर्स शेप्ड बाई द अवेयरनेस ऑफ इट्स बीइंग पब्लिश समडे. जो लैंग्वेज था वो बहुत केयरफुली लिखा जाता था लेटर्स में, जबकि उसमें एंगर, पेन, एंग्जाइटी ये सब झलकता ज़रूर था, लेकिन इस हिसाब से लिखा जाता था कि कभी ना कभी ये लेटर्स छपेंगे तो लोगों पे क्या इंप्रेशन जाएगा. एग्जाम्पल है, गांधी पब्लिश लेटर्स इन हिज जर्नल हरिजन. हरिजन नाम की एक मैगजीन निकालते थे गांधी. उसमें उन्होंने जो लेटर्स, जो पत्र लिखे हैं, जो चिट्ठियाँ लिखी हैं, उसमें गांधी हैज़ पब्लिश्ड ऑफ हिम राइटिंग टू अदर एंड अदर्स राइटिंग टू हिम. फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जो नेहरू ने एडिट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, विच वॉज रिटन टू हिम ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट. तो ये लेटर्स जो थे और अभी भी हैं आर्काइव्स में, उससे पता चलता है उन लोगों के फीलिंग्स के बारे में, और उसको एक मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में अगर केयरफुली रीड किया जाए तो यूज़ किया जा सकता है. यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू प्राइवेट लेटर्स एंड ऑटोबायोग्राफीज टेल अस अबाउट एन इंडिविजुअल, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल अकाउंट्स. जो हमने क्वेश्चन देखा, तो इसमें मैंने प्राइवेट लेटर्स के बारे में आपको बता दिया. ऑटोबायोग्राफी के बारे में अगर हम देखें तो ये फोर्थ सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. ऑटोबायोग्राफी गिव अस एन अकाउंट ऑफ द पास्ट रिच इन ह्यूमन डिटेल.
वन शुड रीड देम एंड इंटरप्रेट केयरफुली। क्यों? क्योंकि ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? अपना इतिहास, अपना आत्मकथा लिखना, अपनी आत्मकथा लिखना, यानी अपने बारे में खुद लिखना। तो उसमें जो लिखने वाला होता है वो काफ़ी ध्यान से लिखता है, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स लिखता है जिसको इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपरली। देन दे टेल अस अबाउट व्हाट द ऑथर कुड रिकलेक्ट, हाउ अ पर्सन वांटेड हिज और हर लाइफ टू बी व्यूड बाय अदर्स। इट इज़ लाइक फ्रेमिंग अ पिक्चर ऑफ वन सेल्फ। वी नीड टू नो द रीज़न ऑफ साइलेंस ऑफ द ऑथर एट सम प्लेसेस। कई बार जब ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा लिख रहे होते हैं जो राइटर्स होते हैं, वो कहीं कहीं पे किसी किसी इंसिडेंट पे चुप हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते, क्योंकि शायद उसका वो फील करते हैं कि रिपरकशन कैसा होगा। कई जगह वो काफ़ी ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ भी कर देते हैं, किसी को नहीं भी क्रिटिसाइज़ करते। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो प्राइवेट लेटर्स और ऑटोबायोग्राफी जो है उसको बहुत केयरफुली रीड करना ज़रूरी है। और ये डिफरेंट है ऑफिशियल अकाउंट से, क्योंकि ऑफिशियल अकाउंट्स जो हैं उसके बारे में अभी हम देखते हैं एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फिफ्थ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा ऑटोबायोग्राफी, प्राइवेट लेटर्स और ऑफिशियल सोर्सेज में। तो ऑफिशियल सोर्सेज में आप क्वेश्चन सोर्स 8 अगर आप देखें तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे। कॉलोनियल रूलर्स केप्ट क्लोज टैब्स ऑन दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बुराई करते थे या जो उसके अगेंस्ट थे, यानी जो इंडियंस थे, स्पेशली द कांग्रेसमैन एंड गांधी, तो उनके ऊपर बहुत क्लोज विजिल रखा जाता था। पुलिस रिपोर्ट्स वर सीक्रेट एट दैट टाइम, नाउ दे कैन बी एक्सेस्ड इन आर्काइव्स। वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो पुलिस देती थी उसको उस समय की कोई नहीं जान पाया था, बाद में हम अब आर्काइव्स में पढ़े तो जान सकते हैं। द रिपोर्ट्स वर बेस्ड ऑन पुलिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकेलिटीज़। Sometimes they assured themselves that their fear of possible aggression, sedition, rebellion, etc. were unwarranted. For example, Salt March. Salt March को शुरू में जो ब्रिटिश ऑफिशियल से उन्होंने बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। उन्होंने सोचा था कि ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, कितनी दूर चल पाएगा? अगर वो साबरमती से निकलता है तो दांडी तक नहीं पहुंच पाएगा। ये कौन मानते थे? जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। तो उन्होंने उसको इनिशियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, दांडी मार्च जो थी या सॉल्ट मार्च जो था उसको। सो समटाइम्स दे एश्योर्ड देमसेल्फ दैट देयर फियर ऑफ पॉसिबल एग्रेशन, सेडिशन, रेबेलियन एक्सेट्रा वर अनवारंटेड। कोई ज़रूरत नहीं इसकी चिंता करने की। Initially, Home Department was unwilling to accept Gandhi's action to have spread enthusiasm and response. बिल्कुल वो नहीं, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि गांधी का जो मूवमेंट है वो पॉपुलर मूवमेंट बनता जा रहा है, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कमज़ोरी को दर्शाता है। इसलिए ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ज़्यादातर ये नहीं एक्सेप्ट किया गया कि गांधी का जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये तो हमें प्रेस से के रिपोर्ट से पता चलता है कि एक्चुअली उसका क्या रिजल्ट था जो गांधी के मूवमेंट थे। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें फिगर 13.16 पेज 370 पे, द पिक्चर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बॉम्बे, द ह्यूज गैदरिंग ऑपोजिट टू द इज टोटली ऑपोजिट टू द क्लेम ऑफ ब्रिटिश अबाउट गांधीज मूवमेंट टू बी अनपॉपुलर। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी बॉम्बे में, उसको अगर हम देखें तो ब्रिटिश रिपोर्टिंग जो है कि गांधी का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, वो बिल्कुल गलत साबित होता है। तो इस तरह से हम देखें ये 5 तरह की जो रिपोर्ट्स हैं या 5 तरह के जो सोर्सेज हैं उससे हमें गांधी के बारे में और अच्छी तरह से पता चलता है। तो हिस्टोरियंस के जो अकाउंट्स थे, उसके अलावा ये सारे सोर्सेज जो हैं वो काफ़ी रिच सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, गांधी के बारे में पता चलता है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर which has given a detailed account of life and time of Mahatma Gandhi. With this we come to the end of the chapter. Thank you very much. Dear students, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।